हाँ साथियों, आज काफ़ी दिनों बाद मिलने लगा हूँ आपको। पहले तो मैं वजह बता दूँ, क्योंकि मैं पंजाबी में सभी वीडियो बनाता हूँ, लेकिन आज हिंदी में बनाना पड़ रहा है। उसकी बहुत एक ज़रूरत थी, क्योंकि दो ज्योतिषी जिनको मैंने चैलेंज किया और दो चैनल जिन पर उन ज्योतिषियों की हाजिरी थी, वो दोनों हिंदी के हैं। इसलिए उसको जितनी भी हिंदी जैसी भी मैं बोल सकूं उसको समझा सकूं। क्यों? क्योंकि मैंने उसे ऑनलाइन संपर्क किया था 4PM शर्मा जी को भी, संजय शर्मा जो 4PM के संपादक है, और जो अग्निहोत्री जी जो एक स्कूल चलाते हैं, एजुकेशन देते हैं IPS PPS वाले बच्चों को। उसमें उसने एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा जुलूस निकाला है। उसका हेडिंग उसने रखा था, ज्योतिष का मजाक उड़ाने वालों ध्यान से सुनो। वो ज्योतिष को समझा भी रहा है, पढ़ा भी रहा है, और एक दो ज्योतिषियों के नाम नहीं उसने लिए, लेकिन वो उसकी बहुत बड़ाई कर रहा है कि उसको बहुत, वो तो पहुँचे हुए हैं, उसके उतनी विद्या तो किसी के पास नहीं है। इसका व्हाट्सएप नंबर मुझे मिल गया था। उस व्हाट्सएप पर मैं उसका स्क्रीनशॉट भी बीच में दूंगा। मैंने इसको व्हाट्सएप पर जो हमारी शर्तें रखी हुई हैं 10, वो शर्तें भी भेज दी थी, और मैंने एक ऑडियो क्लिप भी भेज दिया था कि मैं आपके चैनल पर बैठकर आपके ज्योतिषी के ही सामने उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ कि सभी झूठ बोलते हैं, कोई इसकी सच्चाई नहीं होती ज्योतिष की। यही मेरी शर्मा जी को, संजय शर्मा जी को बेनती थी, लेकिन दोनों ने कोई जवाब नहीं अब तक दिया। अब मैं वीडियो बना करके छोड़ रहा हूँ। जो 4PM के साथी सुनते हैं उसको, अग्निहोत्री को सुनते हैं, क्योंकि उसका भी मैं आपको सारा एड्रेस दूंगा उसके चैनल का, उसके पास भेज दूँ तो बहुत अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ये करनी पड़ेगी, क्योंकि शेयर करेंगे तब ही उसके पास पहुंचेगी, नहीं तो ये नहीं पहुंचेगी। अब क्या है, कारण क्या है? मैं बीच में उसका जो ऑडियो क्लिप है वो भी चलाऊंगा, क्योंकि ऑडियो उसके जवाब देने हैं, जवाब तो फिर ही आएंगे अगर ऑडियो चलाएंगे तो। वो शर्मा जी ने बोला कि मैं ज्योतिष को मानता हूँ, पहले जो उसने व्याख्या की है, मैं ज्योतिष को मानता हूं, लेकिन मैं आपको वहम में नहीं डालना चाहता, आपको किसी भरम में। अगर नहीं मानते आप तो ना मानिए। लेकिन उसमें जो की हुई प्रेडिक्शन है, वो प्रेडिक्शन के बारे में वो दावा करते हैं कि वो 100% सच है, जो उसने ट्विटर पर किया, और अगली जो चुनाव हारने की है 2024 में, मोदी जी के चुनाव हारने की जो किया, वो भी उसने प्रेडिक्शन कर दी है। ये जब ऐसी कोई प्रोडक्शन होती है तो प्रोडक्शन के पीछे बहुत बड़े कारण होते हैं। उसमें जब ट्विटर पर एक करते भी हैं तो 5-4 कर देते हैं। एक किसी जब चुनाव के बारे में भी 5-4 कर दिया, और वैसे भी कोई पचाल आने का कोई हो रहे ऐसा ट्विटर पर बोलते ही रहते हैं। और ट्विटर पर क्योंकि 2 लाइन लिखना होता है, ज़्यादा तो लिखना नहीं होता, उसमें से जो तो प्रोडक्शन हो गया ठीक वो तो रख लेते हैं, और जो ठीक नहीं होता वो मिटा देते हैं। ऐसा भी ये करते हैं। जैसे हाँ, हमें मालूम है भी जब हम ऑनलाइन होते हैं इस पर, तो ऑनलाइन होने के बाद सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया में से हम ऐड भी कर सकते हैं। ऐड तो उसमें कुछ नहीं होगा, मिटा तो लेकिन सकते हैं, ये तो मुझे मालूम है भी मिटा सकते हैं। सो ऐसी भविष्यवाणी हो सकता है उन्होंने मिटा दी हो जो उसकी गलत हुई। मैं इसकी भविष्यवाणी की एक और बात करूंगा कि 14 ज्योतिषियों ने एक बार भविष्यवाणी की थी, इंडिया टुडे में उसकी रिपोर्ट छपी थी। वो 14 ज्योतिषियों में से एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी ठीक हुई थी और 13 की गलत। वो क्या थी? जब मनमोहन सिंह सरकार को संकट आया था कम्युनिस्टों की वजह से एटम एनर्जी के बारे में, तो वो संकट में इसने कम्युनिस्टों ने उससे समर्थन वापस ले लिया था, और मनमोहन सिंह सरकार पर संकट आ गया था सरकार गिरने का। तो उस ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी सभी ने। 6 तो बोलते थे गिर जाएगी, 8 बोलते थे, 7 बोलते थे बिल्कुल अब बनेगी नहीं, नमी नहीं बनेगी,
नवी सरकार बनेगी नहीं, चुनाव होंगे, ऐसी भविष्यवाणी भी उसने की थी। और एक ने बोला था कि बीच में से ही प्रबंध हो जाएगा, सरकार चलेगी। जो ये फिर उसका जो उसका अब रिजल्ट देखें तो रिजल्ट तो है 14 में से एक ने बोला कि सरकार बीच में से ही प्रबंध हो जाएगा। ये भविष्यवाणी जो करते हैं, क्योंकि मैंने ज्योतिष की शिक्षा ली है, और जो ये राजीव शर्मा जी है ना, राजीव नारायण शर्मा जी, इन्होंने तो बहुत बड़ा एक गप हाँक दिया इसमें। मैंने आधा 25 से 30 लाख रुपया ज्योतिष की शिक्षा लेने में लगाया। 25 से 30 लाख। जिस ज्योतिषी ने ज्योतिष की शिक्षा लेने के लिए 25 से 30 लाख लगाया हो, और उसने बोला हो कि इंद्र के लिखे हुए, इंद्र के बारे में लिखा हुआ एक ग्रंथ है, उसमें से मैंने सारा किया, इसमें से प्रेडिक्शन, और उसको पढ़ाई किया। जो ज्योतिषी आम है वो तो पढ़ाई इतना कर ही नहीं सकते जितना वो बोलते हैं कि मैंने किया। और मैंने तो भाई सिर्फ 4500 रुपया दे करके ज्योतिष की शिक्षा लिया, वो भी 6 महीने ट्रेनिंग ली थी। अगर पहली क्लास के बच्चे के पास भी आप नहीं बैठ सकते, तो आपका जो आपका विचारधारा है, जो आपकी फिलॉसफी है, इस पर ही सवाल खड़ा होता है। सो मेरी राजीव नारायण शर्मा जी, 4 PM के संजय शर्मा जी और अग्निहोत्री जी, सभी को बेनती है कि हमें टाइम दीजिए। आपके ज्योतिषियों के बराबर बैठकर मैं भी कुछ ना कुछ बोलना चाहता हूँ, कृपया मुझे भी सुनिए। यही मैंने आपको, अब जो अगली होगी वीडियो, वो वीडियो में ऑडियो सुनाई देगी, वीडियो नहीं होगी, क्योंकि मैं उसकी ऑडियो भी लगानी है और आपकी मेरी भी ऑडियो ही होगी। वैसे ही तकरीबन 1 घंटे के लगभग सारी वीडियो होगी। मैं उनके सभी जो उसने प्रश्न उठाए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर उस ऑडियो में दूंगा। सो साथी सभी कृपया इसे ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। अब शुरू करते हैं, ऑडियो उसका और मेरा ऑडियो। धन्यवाद। हाँ जी साथियों, देखें, शर्मा जी बोलते हैं कि जिस दिन सेंट्रल विस्टा जो नई संसद भवन बना है उसका उद्घाटन हुआ, उस दिन 2-3 और घटनाएं भी घटीं। एक तो जो हमारे पहलवान लड़कियां थी, उसका वहाँ प्रोटेस्ट था, प्रोटेस्ट में पुलिस ने क्या किया उसके साथ, वो इसको जोड़ता है इस घटना से। और एक जोड़ता है मध्य प्रदेश में कुछ मूर्तियाँ गिरी थी बहुत बड़ा तूफान आने से, वो भी उससे जोड़ता है। और इस दोनों को जोड़ने को शर्मा जी एक आपके दोस्त की कहानी बता करके ज्योतिषी तक पहुंच कैसे करते हैं, ये सुनिए थोड़ा 2 मिनट के लिए, फिर मैं इसके बारे में अगला बात बताऊंगा। हाँ जी, वहाँ करने में सबसे बड़ी भूमिका अदा करी, जिसको लोग गोदी मीडिया कहते थे। सोचा नहीं था कि कभी मीडिया का ये रूप हो जाएगा, भक्ति काल यहाँ तक पहुंच जाएगा। सुधीर चौधरी, अंजना ओम, रूप का लियाकत जैसे लोग आ जाएंगे जो साहेब की चरण वंदना में ही तीनों धाम देखते हैं। मैं कह रहा था कि कभी कभी संयोग होता है। जिस दिन सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन हुआ, उसी दिन खिलाड़ियों को घसीटने की खबर आई, और उसी दिन मध्य प्रदेश में 750 करोड़ के बने प्रोजेक्ट के मूर्तियों के धराशायी होने की खबर आई। ये सब एक 24 घंटे के अंदर घटनाएं हुई। अचानक सारी मूर्तियां गिर जाए, खंडित हो जाए, तरह तरह की अटकलें चलने लगी। एक बीच में मुझे किसी ने, मेरे बहुत अच्छा मित्र है और वैज्ञानिक है, उसने मुझसे कहा कि यार एक एस्ट्रोलॉजर है, कई चैनलों पे आते हैं और मैं उनको सालों से उनकी स्टडी करता रहता हूँ। तो मैं हंसा भी, मैंने कहा कि आप भी यकीन करते हैं? क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं ज्योतिष में यकीन करता हूँ, और मैं अगर अपना व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मेरी जिंदगी की कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। लोगों ने 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले बाकायदा बताया था, इस साल नहीं होगा, होता है वो। तो मैं ज्योतिष शास्त्र को मानता हूँ। मतलब आप, कुछ मेरे दर्शक ऐसे हैं जो मुझसे कहते हैं कि आप भी कहाँ इन बातों को लेके बैठ जाते हैं, लेकिन चूंकि मैं मानता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि हाँ, मुझे आपका अनुभव नहीं होगा, लेकिन मेरा अनुभव है कि हाँ, होती है कुछ चीजें, ऐसी गणनाएं होती हैं। अब कौन गणना कर लेता है? कोई बाबा बागेश्वर कहता है कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, नाम बता दूं तुम्हें, और कोई वाकई में पढ़ा लिखा इंसान गणना करता है। तो मुझे उन्होंने एक ऐसे शख्स का नाम बताया, मेरे मित्र ने, तो तमाम टीवी चैनलों पे उन्होंने बताया कि वो आए, और उन्होंने मुझे लिंक भेजे। कुछ चीजों से मैं बड़ा प्रभावित हुआ।
इन जोशियों ने जिस ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, जिस जोशी की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, इन्होंने कर्नाटक चुनाव के कई महीने पहले कह दिया कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाएगी। जिस समय नोटबंदी हुई उसके 2 घंटे बाद इन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये जिस काल में, जिस खंड में ये नोटबंदी की ये घोषणा हुई है, ये सरकार को बैकफायर करेगी, बहुत नुकसान पहुंचाएगी। फिर मेरी इस ज्योतिषी से मेरी बात हो रही थी, मैंने ऐसी सामान्य बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बहुत चौंकाने वाली बातें बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। कोई जोशी ऐसे नहीं जो कम पढ़े लिखे हो, एक इंजीनियरिंग किया हुआ जोशी, इंजीनियरिंग करके शोध किया हुआ व्यक्ति। आज मैं इस जोशी से आपको सीधे उनके पास ले चलता हूं। राजनीति से जुड़ी हुई कोई बहुत बड़ी भविष्यवाणियां मैं आपको सुनवाता हूं। इस वीडियो को पूरा सुनिएगा, कहीं नोट करिएगा कि इस दिन ये भविष्यवाणी हुई है, 10 महीने की बात है, सच है या गलत है। और जो एक भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी के अगस्त से बुरे दिन होने की है, उसकी तिथि नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ 90 दिन बचे और इस जोशी के हिसाब से अगस्त से साहेब के बहुत बुरे दिन शुरू हो गए। मेरी तो कामना है वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, लंबी आयु हो उनकी। मैं चलता हूँ सीधा एक जाने माने जोशी राजीव जी के पास और उनसे संवाद करते हैं। स्वागत है राजीव नारायण शर्मा जी। आपकी भविष्यवाणियों ने पूरे देश में तहलका मचा रखा है। तमाम टीवी चैनल पर आप भविष्यवाणी करते रहते हैं, तो मैं भविष्यवाणियों पे पहले बाद में आऊंगा। मुझे बताया गया कि आप बड़े पढ़े लिखे इंजीनियर हैं। मैं पहले यहाँ से शुरुआत करूंगा कि आपने कहा इंजीनियरिंग कहाँ से की थी राजीव जी? संजय जी, मैं इंजीनियरिंग मैंने एनआईटी में शिकोहाबाद का रहने वाला हूँ और मेरी स्कूलिंग वहीं पर शिकोहाबाद में हुई। उसके बाद जो AIEEE जिसको कहते हैं उसके थ्रू, कंपटीशन के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं राउरकेला से NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला से मैंने इंजीनियरिंग किया मैकेनिकल में। राजीव उसके बाद जी, इतनी बढ़िया इंजीनियरिंग करने के बाद, चलिए मैं बाद में 5 सवाल मैं बाद में पूछूंगा, आप कुछ कह रहे थे, उसके बाद क्या किया आपने? हाँ, तो किसी ने कोई नाराजगी नहीं की, मेरे परिवार ने मुझे एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, ये जरूर है कि उन लोगों ने, किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया कि बिजनेस छोड़ के आप इस लाइन में आए जहाँ पर पैसे की और आर्थिक उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसा नहीं था। देखिए, जब हम ज्योतिष का अध्ययन कर रहे, क्योंकि मैं आपको पहली बात बताना चाहता हूँ कि मैंने ज्योतिष शौकिया नहीं की है, मैंने बाकायदा 2 साल का कोर्स करके परीक्षा दे के पास की है। उसके बाद 13 बरस इसमें रिसर्च की है, गहन रिसर्च अलग अलग विषयों पर। 13 ईयर टोटल खर्चा हमने अपने 17 साल का निकाला तो 25 से 28 लाख के बीच में खर्चा आता है, जो हमने इसमें आने जाने का खर्चा सब शामिल कर लेता हूँ, मैंने खर्च किया इस विद्या पे। क्यों? मुझे ये लगा कि देखिए, एक तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेना है और दूसरा बात है कि आप अपने, जो हम बड़े आजकल कॉमन चल रहा है विश्वगुरु कोई व्यक्ति नहीं करा सकता। ज्ञान के थ्रू हम भी आर्थिक रूप से भी कोई हाँ जी साथियों, देखिए इसमें इसने अपना खर्चा भी बताया, कितना खर्चा किया, कहाँ से शिक्षा ली, मैंने इंजीनियरिंग क्यों छोड़ी और मैं इस क्षेत्र को क्यों चुना, इसके बारे में भी इसने बताया। लगातार इसको सुनते जाएंगे और इसके जो जवाब है देने वाले, वो जवाब भी हम देते जाएंगे। क्या क्या आगे रंग उगड़ता है देखें। और शर्मा जी दोनों शर्मा हैं, क्योंकि जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद का ही तो ये पैदा किया हुआ सभी जो टकवंज है, ये दोनों ही शर्मा हैं। दोनों उस प्रजाति से आते हैं जो प्रजाति ने अब तक 3% लोगों ने 97% लोगों को एक ऐसे धुंधलके में डाल दिया कि जहां सारा भारत कितने बार गुलाम हुआ सिर्फ इन्हीं की शिक्षा के बनते हुए। कोई ज्योतिषी ने नहीं बताया, जैसे ये बोलते हैं मैंने भविष्यवाणी कर दी, किसी ज्योतिषी ने नहीं बताया कब भारत गुलाम होगा, किसका गुलाम होगा। और जो मुग़ल आए और जो अंग्रेज़ आए, उसके साथ भी इसने अपनी गंढ तुप कर लिया और उसके बड़े बड़े ओहदे ले करके बैठ गए और उनको बेटियों का अपना शादी करने लगे उसके साथ। तो उसके साथ भी इसने ऐसा किया। तो दोनों शर्मा, दोनों मानते हैं और दोनों को ही प्रश्न है कि आएँ मैदान में आएँ। आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं।
आर्थिक रूप से कष्ट क्या होगा राजीव जी? आजकल लोग वैसे ही बड़े परेशान रहते हैं और वो सारा पैसा तो जोशियों को देते हैं। आजकल सुना है कि जोशी ज्यादा माला माल लेते हैं, भक्त बड़े परेशान हो। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि एक मुझे पेपर की कटिंग है, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था जब जयललिता जिंदा थी, तो उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया की कटिंग मेरे पास मौजूद है, जिसमें था कि ड्यूरिंग इलेक्शन 600 करोड़ रुपए का कारोबार था। ये आज से 10-12 साल 15 साल पुरानी बात बता, 600 करोड़ का कारोबार ज्योतिष। क्योंकि साउथ में तो आपको पता है ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, वो टिकट। देखिए, ये बताता है कि 600 करोड़ का कारोबार है ज्योतिष का। भाई सुने इसको, कितना बड़ी रकम हम ज्योतिषियों को दे रहे हैं, ये आप ही बताता है। कितना बड़ा हम अपनी जेब के कट लगा रहे हैं, जो विद्या प्रूफ ही जिसका कोई नहीं दे सकती, कोई उसके खरा नहीं उतरती है अपना सबूत देने में। उस विद्या के लिए ही हमने उसके की हुई प्रोडक्शन के बारे में हमने कितना रुपया खर्च दिया। भी नहीं देते हैं बिना ज्योतिष के, ज्योतिष जी के कंसल्ट। मैं तो गया था, मैं गया था, केसीआर साहब से मिला था मैं, तो केसीआर साहब बड़ा भक्ति भाव, बहुत पूजा पाठ करने वाले आदमी हैं। तो वो एक एक स्टेप अपना ज्योतिषियों से पूछकर ही तेलंगाना में होता है। बल्कि वो अकेला राज्य है जहाँ पे हर गांव में मंदिर है और ब्राह्मण उन्होंने कोष बनाया, तो वो ज्योतिषियों को बड़ा महत्व देखती है। ज्योतिष एक विद्या है ही है। खैर मैं मुद्दे पे आता हूँ आचार्य राजीव जी। मैंने कई चैनलों पर और कई राष्ट्रीय चैनलों पर देखा आपको भविष्यवाणी करते हुए, और व्यक्तिगत रूप से मैं प्रभावित हुआ कि कर्नाटक की भविष्यवाणी आपने महीनों पहले कर दी थी। मैं पहले अपने दर्शकों को आपकी 3-4 भविष्यवाणियों के बारे में आपके मुंह से सुनवाना चाहता हूँ जो आपने हाँ जी साथियों, अब शर्मा जी बताने लगे हैं उसकी की हुई भविष्यवाणी जो इन्होंने ट्विटर पर की है, और ट्विटर का गुणगान भी करेंगे और इनकी भविष्यवाणियों का गुणगान भी करेंगे। ये भी आप सुन लीजिए पहले की, और वो जो सच हुई राजनीतिक दृष्टिकोण से। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई जो भविष्यवाणियां मेरे नाम में है, भगवान की हनुमान जी की कृपा से मैं ही विश्व का अकेला व्यक्ति हूं जिसने अमेरिका के प्रेसिडेंट की सक्सेसिव प्रेडिक्शन की है। 2016 में भी मैंने जब दुनिया हिलेरी को जिताने की बात करी, वो सब डॉक्यूमेंट्स सोशल मीडिया में अवेलेबल है। और उस समय हिलेरी को मैंने जब डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप एनालाइज की, तो मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। कैसे आपकी पीठ थपथपाने लगे हैं, देखिए भाई कैसे पीठ थपथपाते हैं आपकी। दोनों शर्मा एक दूसरे को कैसे बढ़ावा देते हैं, देखे जाए। उसके विपरीत जब अगला 2020 का चुनाव आया, तो मैंने डोनाल्ड ट्रंप और जॉय बाइडेन की मैंने जब हॉरोस्कोप स्टडी की, और रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी की। ये याद रखिएगा कि एक मेथड है, मेथोडोलॉजी होती है प्रेडिक्शन करने की साइंटिफिक वे में, कि जब हम किसी देश की और किसी प्रधानमंत्री की प्रेडिक्शन करते हैं, तो उसमें देश की कुंडली और व्यक्ति की कुंडली और उनकी जो संस्था पार्टी है उसका होना आवश्यक है। ये हमारे पास डेटा होता है, इस डेटा को एनालाइज करके हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो मैंने इंटरेस्टिंगली जो है 2020 में प्रेडिक्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप हारेंगे, और 9 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था जब दुनिया में सोच नहीं सकता था कि जॉय बाइडेन प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनेंगे। तो इसी तरह से हाल फिलहाल में अपने राजनीतिक भविष्यवाणियों का भी मैं आपको बताऊं, हनुमान जी की कृपा से 95% का मेरा सक्सेस रेट है। जो मेरी प्रेडिक्शन लगभग सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे मीडिया के लोग भी जानते हैं। तो मैं अभी हाल फिलहाल की करंट प्रेडिक्शन बताता हूँ कि ये शर्मा जी, राजीव शर्मा जी 95% बोलते हैं कि 95% हमारी प्रेडिक्शन ठीक है। भाई जो मैंने आपके पास 10 प्रश्न भेजे हैं उसका भी 95% ही हमने मांगा है, उसमें 5% गलतियां माफ़ होंगी। उसके बारे में किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी को जज लेने की ज़रूरत नहीं। एक बंद लिफाफे में सभी जो कुंडलियां पड़ी होंगी उसको पढ़ना होगा, और जो 10 प्रश्न भाई बीच में मैं 10 प्रश्न ये लगाए हुए हैं आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देना शर्मा जी। कोई ज़्यादा गुंजलदार नहीं, आप 2, 4, 5, 10 इकट्ठा होकर दे लीजिए, अकेले नहीं दे सकते। वैसे तो आप सक्षम लगते हो मुझे, बहुत सक्षम हो, जैसे आप बोलते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा इसका डूंघाई से किया हुआ अध्ययन। तो आइए मैदान में आइए, आप आगे सुनिए जी क्या बोलते हैं। एक सेकंड। कर्नाटक के चुनाव की आपने कितने महीने पहले भविष्यवाणी की थी?
हाँ, देखिए मैं वाकया आपको बताता हूँ। एबीपी न्यूज चैनल ने एक 23 ज्योतिषियों को बुला के एक प्रोग्राम किया था, रिकॉर्डेड था 28 दिसंबर को, 28 दिसंबर को, जो कि बाद में आज जो 23 ज्योतिषी को बोलते हैं, इसके बारे में एक मैं बीच में थोड़ा इनकी प्रेडिक्शन जोड़ दूं। जब मैच हुआ था इंडिया जीतने के भविष्यवाणी ने की थी, तब भी इन्होंने एक चैनल पर बैठकर ही की थी। जब वो पिटने लगे तो अकेला अकेला करके सभी दौड़ गए। वहाँ भी 14 ज्योतिषी बैठे थे भाई प्रेडिक्शन करने के लिए। और जब वो हारने लगे, हारे ही नहीं, बुरी तरह से हारे थे और भाग खड़े हुए थे। उसकी भी मैं बीच में एक क्लिप लगाऊंगा थोड़ा, आइए आगे सुनिए। उन्होंने 2-3 दिन चलाया, उन्होंने 30 को चलाया, 31 को चलाया, 1 तारीख को भी चलाया। उसमें 23 एस्ट्रोलॉजर बुलाए गए थे। तो सब लोगों को पता है कि मेरा राजनीतिक पकड़ बहुत अच्छी है। और मैं आपको आके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब हम प्रोफेशन पे रिसर्च कर रहे थे, अपने भारतीय विद्या भवन से मैंने ज्योतिष का कोर्स किया, तो वो प्रोफेशन में पॉलिटिक्स एज ए प्रोफेशन टॉपिक ही मुझे दिया गया था, मेरे इंक्लिनेशन देखते हुए। तो यहाँ चैनल्स वालों को भी पता है कि राजीव जी की जो है पॉलिटिक्स पे बड़ी अच्छी पकड़ है। तो मेरे को 2 दिन पहले ही क्वेश्चन आ गया था कि आपको कांग्रेस पे बोलना है। मेरे व्हाट्सएप पे उन्होंने मैसेज किया कि कांग्रेस पे बोलना है। तो मेरी प्रिपरेशन थी। तो जब मैं वहां गया, तो जब एंकर मेरे पास आए, तो मैंने कहा कि भाई ये कांग्रेस के लिए वर्ष बहुत अच्छा। 28 दिसंबर को, आप मेरी डेट नोट कीजिएगा, 28 दिसंबर को मैंने कहा कि कांग्रेस के लिए वर्ष बहुत अच्छा जाएगा, पुराना उनकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और चुनाव जीतने का उनके सारे योग बन रहे हैं। क्योंकि वर्षफल जब वो शुरू होता है, जब आपका भाई कर्नाटक की जो भविष्यवाणी थी, कर्नाटक की भविष्यवाणी तो सभी ने कर दी थी। जो जोगिंदर यादव जी हैं और जो जानकार हैं इसके, जो उन्होंने ओपिनियन पोल किया था, सभी में प्रेडिक्शन हो गया था। ये क्या नई बात हो गया? ये तो मालूम पड़ जाता है कौन हारने वाला कौन जीतने वाला। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी जब आई है तो सभी बोलता था कि आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि यहाँ के एक साधारण व्यक्ति को भी मालूम पड़ गया था कि हवा एक तरफ चल रही है। ऐसी हवा एक तरफ कर्नाटक में भी चल रही थी। ऐसी कैसी भविष्यवाणी कर दी, आगे सुनिए क्या बोलते हैं। कुंडली जब जन्म होता है, तो कांग्रेस की जो जन्म हुई है, जो वर्तमान कांग्रेस है, 2 जनवरी 1978 का जन्म है इनका। तो इस नाते जो है 2 जनवरी 2023 को उनको नया वर्ष फल शुरू हुआ, एनुअल हॉरोस्कोप जिसको कहते हैं, उसको आकलन किया। उसके विपरीत मैंने बीजेपी का भी किया और बीजेपी के लिए सेटबैक आ रहा था। तो पहली हिंट तो मैं ऑनलाइन दे चुका था एबीपी न्यूज चैनल पर ही कि भाई कांग्रेस के लिए चुनाव जीतने का समय है और बीजेपी के लिए अपमान आती है, चुनावी हार आती है। फिर उसके बाद 2 जनवरी को ही मैंने सोशल मीडिया पे ट्विटर के जरिए और फेसबुक पर पोस्ट डाली कि कांग्रेस जो है इस बार यही बातें जो मैंने चैनल पे कही वो वहां कर दी। उसके बाद दूसरा स्टेप ये रहा कि जब चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर करी थी, तो वो हम आपको बताते कि इसकी भी एक मेथोडोलॉजी है। चुनाव की प्रेडिक्शन तब करनी चाहिए कि जब चुनाव आयोग ने चुनाव अनाउंस किया, क्योंकि इवेंट कंसीव वहां पर कर रही है, जन्म तो वहां ले रही है ना। क्योंकि उसी के बाद आप देखते हैं कि आचार संहिता लग जाती है और वो करंट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं रहता। तो वो बेस बना के हमने देखा कि भाई बीजेपी के लिए सेटबैक आ रहा है। तो मैंने उसको, इस प्रेडिक्शन को 3 बार रिपीटेडली सोशल मीडिया पे कहा। 2 जनवरी को कहा, 18 फरवरी को किया, 29 मार्च को बताया और सब अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। आज ही देखिए आपकी पीठ थपथपाता जाता है साथ ही साथ और बोलता जाता है कि सोशल मीडिया पर हमारी प्रेडिक्शन पड़ी हुई है, हमारी की हुई भविष्यवाणी पड़ी हुई है। देखी जा सकती है, पर सोशल मीडिया में कैसी छेड़छाड़ हो सकती है वो भी हमें मालूम है। कैसे उससे मिटाया भी जा सकता है, जमा तो नहीं किया जा सकता लेकिन मिटाया भी जा सकता। और फेसबुक बात को तो आप जमा भी कर सकते हो, बीच में मिटा भी सकते हो। ट्विटर का मैं चलाता नहीं, मुझे जानकारी नहीं। ट्विटर भी ऐसा ही होगा कि जमा तो नहीं कर सकते लेकिन आपका कोई जो आपकी जैसे मिटा देते हैं तो मिटा तो सकते ही है ना, उस पर की हुई कोई 1-2 लाइन की भविष्यवाणी। सो आप और इसका आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं, और इसके बाद अग्निहोत्री के बारे में भी सुनेंगे और फिर इसका निकालेंगे कंक्लूजन। ठीक, सुनिए जी। तो ये मैं बता चुका था। तो उस समय मैं ये मैं आपको एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूं आपके दर्शकों को कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की भविष्यवाणी करने वाला पिछले चुनाव का अकेला मैं ज्योतिषी हूं।
मैंने जिस दिन चुनाव आयोग ने पिछले चुनाव की बोल रहा है, आने वाले चुनाव की नहीं बोल रहा है। पिछले चुनाव की बोल रहा है, पिछले चुनाव की मैं ही करने वाला हूँ, और आने वाले के क्या बारे में क्या बोलता है जो भी सुन लेते हैं। जब ये 2018 में चुनाव हुआ था तो मैंने वहाँ जिस दिन चुनाव आयोग ने डिक्लेयर किया उसी समय मैंने ट्वीट कर दिया था कि इसमें बीजेपी को अपमान और पराजय देखनी पड़ेगी। तो जो अभी आपके राजस्थान के गवर्नर साहब हैं ये मेरे से जुड़े हुए हैं, इन्होंने मुझसे कहा कि अरे आप क्या करवा रहे हैं। मैंने कहा साहब मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो काल की गणना है। और वो बड़े निराश हो गए थे और वो ये परिणाम आया कि किसी ने उस समय उम्मीद नहीं की थी कि तीनों राज्यों में कांग्रेस जीती थी। अब आपकी वर्तमान इस समय स्थिति के लिए मैं बताता हूँ तो दो चीजें हमारे पास हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हमारी इलेक्शन की डेट तो अनाउंस नहीं हुई है, तो हम वो मोमेंट ऑफ कंसीविंग अब नहीं कर रहे, लेकिन भाजपा की वर्षफल हमारे पास है, कांग्रेस की वर्षफल है, जिसको मैं बता ही चुका हूं कि कांग्रेस के लिए विजय होने का योग है पूरे वर्ष में। तो जितने भी चुनाव आ जाएं, 4 नहीं 10 हो जाएं, 40 आ जाएं चुनाव। इसी तरह से बीजेपी के लिए अगर हार है तो वो सारे राज्यों में हार आएगी। अब इसके साथ साथ दो चीजें और देखी जाती हैं कि अपनी इनकी पार्टी की कुंडली भी है। तो पार्टी की कुंडली में बताता हूं इस समय बीजेपी की अत्यंत खराब दशा चल रही है। ये मुझे इसलिए नहीं कि मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, मैं कोई जो है कि मेरा कोई राजनीतिक किसी से लिंक भी राजनीतिक कोई लिंक नहीं है। लेकिन मैंने देखा जुलाई 2022 से इनकी बीजेपी की जो फॉर्मेशन हुई थी 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। इनकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा इनका नीच का है, पीड़ित है, 6वें भाव में है। 6वां घर क्राइसिस का माना जाता है। अब उसमें चंद्रमा शनि की दशा इनकी जुलाई 2022 से शुरू हुई। तो उसी समय मैंने ट्वीट किया था, उसी समय जुलाई 2022 में, कि बीजेपी के लिए एलाइज और उनके संगठन में जितने सहयोगी हैं उनसे कष्ट आने वाला है। और आप देखिए, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आपको पता है कि बिहार की सरकारी उसके बाद गिरी है। तो पहली कैजुअलिटी ये हुई कि जैसे ही चंद्र में शनि की दशा शुरू हुई कि एक बेटी बेटा। देखिए भाई कैसी प्रेडिक्शन कर रहा है, और जो इतना जानकार है भाई वो तो हर प्रेडिक्शन कर सकता है। तो फिर एक अदने से एक जो मैंने उसको क्वेश्चन भेजा है तो उसका कोई जवाब नहीं इन्होंने दिया अभी तक, 4 PM ने भी और इसने भी। इससे टाइम भी मांगा, मैं आपको ऑडियो भी लगा दूंगा इसमें। जैसे मैं जो लड़कियां बोलती थी कि हम शर्मा जी का, अजय शर्मा का तो नहीं दे सकते आपको नंबर, मैंने उसको अपना नंबर दे दिया था और मैंने बता दिया था कि मैं बात कौन विषय पर करनी चाहता हूँ, लेकिन इनका कोई रिप्लाई नहीं आया। अब और सुनते हैं क्या बोलते हैं आगे। सरकार हाथ से निकल गई इनके। महाराष्ट्र का मैनिपुलेशन उससे पहले हुआ है, तो 1 करोड़। लेकिन राजस्थान में तो कांग्रेस में भी लड़ाई है, गहलोत में, सचिन पायलट में। लोग कह रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी जीत सकती है, और आपके हिसाब से ये साल में बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। हाँ, मैं बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेरी जब गणना में ये आ रहा है कि जब पार्टी की कुंडली ही खराब है, और उसको इस तरह से समझिए, आप किसी यात्रा पे जा रहे हैं, अगर आपकी गाड़ी ही अगर हिचकोले खा रही है तो आप कितने ही अच्छे ड्राइवर हो, आप नहीं कर पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। तो बीजेपी की, चूंकि आप उसी सिद्धांत पे चले जाइए, बीजेपी की फंडामेंटल कुंडली ही इस समय कमजोर पीरियड में चल रही है। तो उस नाते बीजेपी, जो आप झगड़े आप कांग्रेस के बता रहे हो, वो बीजेपी में भी बहुत हैं, वो आप सब जग जा रहे हैं, और जर्नलिस्टों से ज्यादा अच्छा कौन जानता है। देखिए भाई, इसने एक लूज पोल इसमें रख लिया। आप प्रेडिक्शन तो कर दी राजस्थान की, लेकिन एक बात इसने पीछे रख ली कि जब इलेक्शन कमीशन उसका वहाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगाता है और उसकी डेट ऐलान करता है, तभी ठीक भविष्यवाणी हो सकती है। अब ये भविष्यवाणी में क्या आगे गुल खिलाएगा, ये जब राजस्थान में इलेक्शन अनाउंस होगा तब खिलाएगा। अगला वो सामने आएगा सबके, क्या बोलता है, मेरी बात भी सामने आ जाएगी, क्योंकि मैं तो प्रेडिक्शन ज्योतिष की ना दूसरी कोई नहीं करता। मैं तो बोलता हूँ कि भाई जो एक बड़ी पार्टी है, जो दूसरों के सॉफ्टवेयर मोबाइल और दूसरों में एक सॉफ्टवेयर ला करके एक ऐसा वायरस छोड़ सकती है जो उसको जेल में डाल सकता है। जैसे हमारे कुछ साथी जेल में पड़े हुए हैं, उनके कैसे झूठे रोप ला के उसको जेल में डाला है। तो वो जो पार्टी है, वो जो मशीन है वोट डालने वाली, उस मशीन को क्यों नहीं वो कर सकती कंट्रोल। ये तो एक सोचने वाली बात है, आगे पता चल जाएगा।
ठीक है जी, चलते हैं आगे। क्योंकि वहां पर जिस तरह के पॉलिटिकल ईगो है वहां राजस्थान की लीडरशिप में और सेंटर की लीडरशिप में, वो सबका नीति। आप मेरी बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इस तरह से डैमेज हो चुका होगा, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा। तीन त्रिगुणात्मक होता है, क्योंकि प्रकृति भी 3 गुणों से मिलकर बनी है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और हमारा मनुष्य भी प्रकृति का सा, हम भी सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण से बने हैं। तो इस समय बीजेपी में रजस जो है, रजोगुण बहुत ज्यादा प्रभावी है, और रजोगुण होता क्वालिटी ऑफ एक्शन। तो वो बाध्य कर देगी उनको, चुनाव वो डिक्लेयर कर ही देंगे जैसे भी है, वो नहीं रोक ही नहीं पाएंगे। कोई भी मनुष्य नहीं रोक सकता उस चीज को, वो काल आपको करेगा ही करेगा। आपने कहा कि 23 इनके लिए खराब है, तो फिर 2024 यानी अगला साल फिर कैसा है इनके लिए? बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, बाय दैट टाइम जब 2024 आता है, और 2024 भी बहुत अच्छा समय नहीं है। पहली बात तो हम ये आपको उसी चीज पे बता रहे हैं जो मैंने कहा था कि हम बहुत जल्दी इस चीज को आकलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई डेट अनाउंस नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस आपकी फरवरी में और अभी 8 महीने का लगभग गैप है। इस 8 महीने में इतना आपके साथ डैमेज हो चुका होगा कि जिसको आप रिपेयर ही नहीं कर पाओगे। आप मेरी बड़ी बात है, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। इस तरह से वहां से लेके इनके कार्यकाल समाप्त होने तक ऐसे ग्रहों के संकेत हैं कि ये किसी ना किसी वजह से कार्यकाल पूरा करने में इनको संकट पैदा होने वाला है। अरे एक सेकंड राजीव जी, आप बहुत विस्फोटक बात बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2 महीने बाद प्रधानमंत्री जी के दिन खराब शुरू होने वाले हैं, और खराब इतने होंगे कि वो अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। यही मैंने सही सुना ना? हाँ, सुन लीजिए जी, इसने एक और भविष्यवाणी कर दिया है, इसका भी आगे परिणाम आने वाला है। देखिए, सुनी जाइए क्या बोलता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इसमें देखिए ऐसा है कि टेन्योर की बात है। यहाँ मैंने अपनी प्रेडिक्शन में कही भी है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर जो आपके पास रिकॉर्ड भी भेज दूंगा, पॉइंट नंबर 4 है। इसमें लिखा है, इट इंडिकेट्स द प्रॉब्लम टू द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट एंड थ्रेट टू द रूलर के लिए भी शारीरिक कष्ट हो कोई है, ऐसा इस तरह के कष्ट आने वाले हैं। और ये पीरियड इन 5 साल में बना है, तो 14 अगस्त से बन रहा है, और कहां तक बनेगा 29 जब तक चुनाव अनाउंस नहीं होते उस पीरियड में। एंटायर ये 8-10 महीने जो आ रहे हैं बहुत बहुत कष्ट दिखाने वाले हैं सरकार के लिए। तो आपका कहने का मतलब यह है कि कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, इसका मतलब चुनाव समय से पहले हो जाएंगे? जी, कुछ भी हो सकता है। देखिए, स्वास्थ्य का कोई विषय आ सकता है, या कोई करप्शन का विषय आ जाए जिसकी वजह से सरकार को कोई कष्ट हो, या ओवर कॉन्फिडेंस में आप कोई ऐसा निर्णय ले कि भी डिसॉल्व करके पार्लियामेंट को नया चुनाव कराना जाए। कुछ भी हो सकता है। मेरा ज्योतिषी का तो संबंध केवल यह है कि ज्योतिषी ये दिख रहा है कि आप 5 साल का समय पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जबकि दुनिया के लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, वो यार इनके तो 303 MP हैं, लेकिन ये तो हम सब काल के आगे बंधे हुए हैं। शायद मुझे जहां तक जानकारी, आपको ज्यादा जानकारी, वाजपेयी जी ने भी क्या कुछ पहले कराया था चुनाव? क्या पहले कराया था? इंडिया शाइनिंग चल रहा था, पहले करा दिया था और नुकसान हो गया था उनको पहले कराने का। हाँ, तो जो भी है, तो मैं अब आपने देख लिया ना कि गिरने का भी अपशकुन आ गया वहां से। वो भी तो बहुत बड़ा हुआ। जी। हाँ, ये इस समय कोई भी फल देने वाली नहीं होगी, और बृहस्पति को बुद्धि विवेक का कारक भी माना गया है। तो हम जो मति भ्रष्ट कहते हैं ना, तो मति भ्रष्ट ही हो गई राजनेताओं की इस दौरान, कि इस समय वो आप इतना बड़ा आयोजन करके बैठे हैं। और ये जो काम हुआ वो आपके सामने आया कि शनि से पीड़ित है इस समय जो है, और शनि पीड़ित है नीच के मंगल से, और बृहस्पति राहु केतु के बीच में शनि की दृष्टि मिल रही है। इतने खराब योग। यही साथियों, इसका जो इसमें उलझने का हमारा दिमाग का जो बनता है ना, भी उलझ जाते हैं हमें। जैसे ऐसे भविष्यवाणी करते हैं ना, शनि इधर से आ हो गया और मंगल इधर से इस घर में चला गया और दूसरा इधर घर में चला गया। ये पहली बात तो ये है कि अलग अलग संस्कृति में अलग अलग हमारे विवाह करने का, या ज्योतिष की प्रेडिक्शन देखने का, या उसके गुण मिला करके विवाह करने का जो ज़्यादा है चलन, वो हिंदू परिवारों में ज़्यादा है। और जो तलाक दर ज़्यादा होती हैं वो भी हिंदू परिवारों में ज़्यादा है। गाँव और शहर में फ़र्क है। शहर में कम विवाह ऐसे होते हैं जो गुण सूत्र मिला करके ना किए गए हों, और कई ज्योतिषी भी ऐसे हैं जिसके अपने बच्चों के भी तलाक हुए हैं।
ये तो है इनका जो प्रोडक्शन जी इसके बारे में करते हैं। और आगे क्या बताते हैं ये तो आज विषय बखरा है, इसको आगे जाने दो, फिर देखते हैं क्या बोलते हैं कि दोनों शर्मा कैसी सफ़ा डालते हैं लोगों के आगे। में आप एक नया भवन उद्घाटन करने जा रहे हैं, क्या हो गया है हमारे राजनेताओं को? और इसका परिणाम यह, मैंने अगले दिन ट्वीट किया था कि देखो एकमात्र ज्योतिषी की भविष्यवाणी जो 24 घंटे से कम समय में सत्य सिद्ध हुई, मैंने जिसमें जब खिलाड़ियों को घसीटा गया तो मैंने उस पर रीट्वीट किया है दोबारा कि देखो मेरी बात यहाँ पर सिद्ध हो गई। और उसी दिन वो आपका मूर्ति गिरने का भी अपशकुन आ गया वहां से उज्जैन वाला। वो भी तो बहुत बड़ा हुआ। जी जी देखिए जी, जोड़ लिया सभी उसके साथ, जो पहले मैंने बताया था कि सभी ये अपने साथ जोड़ लिया इसने कि मैंने प्रेडिक्शन की थी। ऐसी प्रेडिक्शन इन्होंने 2008 में जब चाइना में ओलंपिक हुए थे तब भी की थी। इन्होंने बोला था, जो भारत के सभी ज्योतिषियों ने बोला था कि चाइना का जो ये ओलंपिक हो रहा है ये 2008 में हो रहा है। और उन्होंने चाइना ने बोला था कि 8:08 8 2008, डेट भी 8, सभी कुछ 8, उस टाइम पर ही हम शुरू करेंगे। जो आठवां घर है वो मंगल का है और मंगल ने मेजर एक्सीडेंट का घर है और 8 नंबर भी 8 बनता है, सब कुछ 8 बनता है। तो ये 2008 है जो ओलंपिक होगा, इसमें बहुत बड़ी घटनाएं घटेंगी क्योंकि बोधियों ने भी उसका विरोध किया था और 2-3 जगह और भारत में थोड़ी ऐसी थी, लड़ाइयाँ चल रही थी जिसका प्रभाव चाइना के उस ओलंपिक पर होने वाला था। लेकिन चाइना ने एक ऐसा प्रबंध किया था क्योंकि वहाँ बादल भी आ सकते थे। उन्होंने ओलंपिक शुरू करने का वक्त जब था तो ऐसे कुछ बम भी बना लिए थे, अगर बादल भी होते हैं तो बादल को भी खंडा सकते थे, कुछ देर के लिए बारिश को भी रोक सकते थे। उन्होंने तो विज्ञान का आसरा लेकर के विज्ञान को ध्यान में रखते हुए सभी खिलाड़ियों की तैयारी भी कराई और ओलंपिक की तैयारी भी उससे की। और हमारे ज्योतिषियों ने यहाँ से हवन कर कर के सारे सबको भेजा वहाँ, और वहाँ भी पखंड करने लगे और वहाँ से वापस भेजे थे कुछ ऐसे पखंड करने वालों को चाइना ने वापस भी भेजा था। ये हमारे सामने 2008 के ओलंपिक की आप खबरें देख सकते हो, पीछे जाके क्या हुआ था उस तब भी इनकी वो अखबानियाँ जो बिल्कुल उल्टी पड़ गई थी क्योंकि चाइना ने उसी टाइम अपने ओलंपिक की शुरुआत करके सभी मेडल, सबसे ज़्यादा मेडल चाइना ने ही जीते थे। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। हाँ, ये आपको पता है ज्योतिष का एक पार्ट समुद्री शास्त्र में शकुन शास्त्र भी माना गया, ओमेन्स जिसको कहते हैं, ओमेन कि जैसे भाई हम कहते हैं ना दाई आंख फड़क रही है, बाई आंख फड़क रही है, हमारा कोई शरीर का कोई अंग फड़कने लगा, उसके सबके मायने होते हैं। इसके लिए एक बहुत बड़ा ग्रंथ है जो मैं आपके दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। शकुन शास्त्र के ऊपर सबसे बड़ा ग्रंथ है ये भद्रबाहु संहिता। अच्छा, हाँ, तो इसमें ये मेदिनी ज्योतिष इसमें भी है, बृहद संहिता, ये इंग्लिश में है। तो ये लो जी सुन लीजिए, बहुत बड़े ग्रंथों के ज्ञाता है ये, तो इन्होंने तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई किया है इसका भाई। तो मैंने तो आज 10 प्रश्न भेजा भाई, आपको उसका उत्तर ही नहीं दिया, ना अजय शर्मा जी ने दिया, ना अग्निहोत्री जी ने दिया और ना ही आपने दिया, किसी ने उत्तर ही नहीं दिया। आइए आगे क्या बोलते हैं। इसके अनुसार अगर किसी मंदिर की मूर्ति या कहीं मूर्ति का गिरना, खंडित हो जाना, इसका अर्थ ये माना जाता है कि उस तो आई माना, आई ऑफ वेदास कहा गया। वे और आई हमारे जीवन में कलरफुल जीवन कब। ज्योतिष के 3 पार्ट हैं, गणिता, संहिता, होरा। होरा कहते हैं जो दिन रात, जो मनुष्य के हमारे आपके जब कुंडली दिखाई जाती है तो वो होरा की कैटेगरी में आती है। संहिता की कैटेगरी में आती है राजनीति, अर्थव्यवस्था, मौसम, भूकंप आदि जितने भी प्राकृतिक प्रकोप हैं वो संहिता में आते हैं। और गणिता मैंने आपका मैथमेटिक्स के, जब मैं आपकी कुंडली बनाता हूं तो मुझे आपको डेट, टाइम और प्लेस चाहिए होता है। इसके जरिए मैं उस दिन की एस्ट्रोनॉमी कैलकुलेट करता हूँ कि भाई कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है, कितने डिग्री से, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन है तो डिग्री मिनट में मेजर होता है। हाँ जी साथियों, ये जो बात राजीव नारायण शर्मा जी बोल रहे हैं कि मैं उसकी गिनती करता हूँ। मैं आपको यहाँ एक बात बता दूँ,
राजीव शर्मा जी यही बता दें कि जो ग्रहों की स्थिति एक बार आ गई वो कभी फिर नहीं आएगी, कभी फिर नहीं आएगी, करोड़ों सालों में भी फिर नहीं आएगी जो एक बार गुजर गया। इसका मैं एक उदाहरण दूँ, किसी बस में सवारी बैठ रहा है, कोई सवारी कहाँ से आई हुई है, कोई कहाँ से आई हुई है, कोई कहाँ से आई हुई है, फिर उस बस में कभी भी उतनी दूरी पर उतने लोग कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। जैसे अपने कमरे में हमारे घर के लोग ही 5-7 लोग हैं, जो जितनी दूरी पर अब हैं कभी भी फिर इतनी दूरी पर कभी इकट्ठे नहीं होंगे एक घर में भी, क्योंकि वो थोड़ा मोटा फर्क उसका भी रह जाता है। तो कभी भी दोबारे वो ग्रहों की स्थिति आ ही नहीं सकती जो एक बार गुजर गई। ये उसके बारे में प्रेडिक्शन करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर आया, अब आपने देखा, तो जब मैंने इतनी बातें आपको कही तो इसका मतलब ये पढ़ने वाला शास्त्र है। पूर्व काल में जो मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट होते थे वही ज्योतिषी बनते थे। ज्योतिष की पहली कंडीशन ये क्या है, ही शुड बी वेरी गुड इन मैथमेटिक्स। सो वैदिक गणित है ये हमारा। अब जो बाबा बागेश्वर की कह रहे हैं वो बेसिकली आप इंट्यूशन से या फेस देख करके, और दूसरा इन लोगों को, साधु संतों को, बीच में मैं भी गया हूँ, मैं भी जानता हूँ बहुत सारे उत्तर भारत के साधु संतों को, ये लोग थोड़ा बहुत प्रश्न शास्त्र पे जानते हैं। प्रश्न शास्त्र क्या होता है कि आप जैसे बाबा के आश्रम में घुसे, आपने दायां पैर रखा या बायां पैर रखा, उस पर कुछ कुंडली बना ली, उस पर एक संकेत दे दिया, आप कष्टों में हैं, देख लिया जी। उसको आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं दूसरे शर्मों को भी, जो शर्मा जी और है ना, जो पंडित जी और ये काम करते हैं बाबा, उसके बारे में भी इन्होंने बोल दिया कि वो पढ़ सकते हैं हमारा दिमाग, और दिमाग पढ़ने के लिए कौन सा पैर आगे किया कौन पीछे किया उसका ही लोड है, ज़्यादा ज़रूरत और नहीं कोई पढ़ने वाली। और आप गए, उनका हिप्नोटिज्म ज्यादा है, कोई शास्त्र नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि आपकी रिपीटेडली वो प्रिडिक्शन सही आनी चाहिए और उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। मेरी तो सारी की सारी प्रिडिक्शन डॉक्यूमेंटेड है, आप सोशल मीडिया पे सब देखिए, बाकायदा मैं क्लैरिटी के साथ लिखता हूँ कि इन ग्रहों के प्रभाव से ये इफेक्ट आ रहा है, तो साइंस के रूप में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी खुद की पीछे की। लीजिए जी, ये इसको साइंस बता रहा है राजीव नारायण शर्मा जी, इसको विज्ञान बताते हैं, और विज्ञान का निज़्म होता है। निज़्म होता है तो जब हम बारी बारी उस घटना को दोहराते हैं तो एक ही रिज़ल्ट आता है, तो इनका एक रिज़ल्ट आना चाहिए, मालूम पड़ जाएगा भाई जब इकट्ठे होंगे, टाइम देंगे तो ज़रूर। बैकग्राउंड साइंस की है, मेरे पास लॉजिक है, रीजनिंग भी है। बाबा बागेश्वर की बात मैंने आपको इसलिए कहा कि वो सब शौकिया लोग हैं और हिप्नोटिस्ट हैं बेसिकली। और आपको हनुमान जी की भक्ति की बात बता देता हूँ। देखिए, हनुमान जी को जानने के लिए आपको दिव्य शक्ति चाहिए, आप हनुमान जी को जानते ही नहीं है। देखिए जी, जहाँ इन्हें हनुमान जी को भी ले आए बीच में, और भाई ज्योतिष तो चाइना में भी चलता है, ज्योतिष जापान में भी चलता है, ज्योतिष तो सभी जो विकसित मुल्क और अविकसित हैं सभी में ही इसका थोड़ा मोटा काम होता है। वहाँ तो हनुमान की कृपा नहीं होगी, फिर हनुमान की कृपा तो भारत में है, उनका हनुमान कोई अलग फिर उसने ढूंढ लिया भाई, वो भी बता दें। हनुमान जी बेसिकली ज्ञानियों में अग्रणी हैं, भक्त शिरोमणि हैं, और ट्रू सेंस में कर्मयोगी थे। कर्मयोगी भगवान कृष्ण ने कहा जाता है, कहा है गीता में, कर्मयोगी भी वो होता है जो फल की इच्छा न रखे, काम तो करे लेकिन फल की इच्छा न रखे। जितने भी रामायण काल में चैलेंजिंग टास्क हुए वो हनुमान जी ने किए हैं, लेकिन जब प्रशंसा की बात आती थी तो राम जी के पास जब संदेश पहुंचता था भाई ये काम किसने किया, तो हनुमान जी सबसे पीछे खड़े हो जाते थे। उसमें भी कभी क्रेडिट नहीं लिया उन्होंने, वो कहते प्रभु आपकी कृपा से हुआ। तो ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति हर बात में ये कह के मैंने किया और मैं हनुमान जी का भक्त, वो हनुमान जी का सच्चा भक्त हो ही नहीं सकता। हनुमान जी का सच्चा भक्त कभी। देख लीजिए जी राजीव शर्मा जी, अब अपनी जो पहले की हुई प्रेडिक्शन है और जिसमें सारी वीडियो में जो मैंने किया करते रहे, अब हनुमान जी की उदाहरण दे के बोलते हैं कि जो ऐसा करता है वो अहंकारी मनुष्य होता है। सुन लीजिए इनका विचार। मीडिया प्रचार प्रसारण नहीं चाहेगा, आपको बता देता हूँ, उसको कोई ऑरा क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि उसके लिए भक्ति ही सब कुछ है। कि हनुमान जी भी मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा मेडिटेशन स्टेट में रहते थे रामायण काल में, जब उनको काम दिया गया तभी काम रहते, वरना वो श्री राम के हमेशा उसमें रहे हैं। तो ये जो जितने बाबाओं का आप नाम ले रहे हैं ये सब पाखंड का स्वरूप है, क्योंकि बृहस्पति पीड़ित कर्नाटक में तो हर मंच पे बजरंगबली की बात करके प्रधानमंत्री जी ने कहा जय बजरंगबली कह के वोट डालना।
हाँ, तो वही तो मैं आपको कहा कि जब हनुमान जी तो इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा, हनुमान जी हमारे चेतन देवता है। अष्ट चिरंजीवी जो हमारे कहे गए हैं, व्यास जी, नारद जी और क्या नाम है, विभीषण। हाँ जी, राजीव शर्मा जी, कर्नाटक में तो वोट ही हनुमान जी के लिए डाला गया था और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जय श्री राम बोल करके ही वोट डालना। सबसे ज़्यादा से जय श्री हनुमान जी का बोला गया था वहाँ। आगे क्या बोल? क्षण मार्कंडे ऋषि, ये अष्ट चिरंजीवी में हमारे हनुमान जी भी हैं। तो हनुमान जी तो हमारे चेतन देवता हैं। हनुमान जी को कतई पसंद नहीं है कि उनका नाम लेके बात चल रही है कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके लोग कहते हैं कि मोदी की शादी होगी। हाँ नहीं, वो तो देखो, वो आप ये पार्टी संगठन कुछ भी अपने करते रहे, उनको देखता कि एक पैंतरा नहीं चल रहा दूसरा पैंतरा चल जाएगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि भारत, आपके बीजेपी की कुंडली, अल्टीमेटली संस्था की कुंडली जब कमजोर है तो किसी को भी बैठा दो, कोई काम भी। मैंने धनु लगन में किया है जी। चलिए जी, आपको मैं अब बताता हूँ। आचार्य राजीव शर्मा जी को भी मैं उसका फ़ोन नंबर वगैरह ढूंढ के उसके पास भी भेजता हूँ। अब उसको भेजने का भी क्लिप बीच में ही दूंगा। राजीव शर्मा को भी जो मैंने भेज दिया है उसका भी आपको मैंने स्क्रीनशॉट बीच में लगा दिया भाई। वो भी ऐसे नहीं कह सकते कि हमें कुछ सुनेहा नहीं मिला, लेकिन फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना ताकि इन पर पहुंच सके। हाँ जी साथी जी, अब हम दूसरे जो वक्ता है उसकी ओर आते हैं। अग्निहोत्री जी का जो हेडिंग इसने बना रखा है, इसने बना रखा है एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया एंड द मोस्ट एक्यूरेट साइंस ऑफ यूनिवर्स। प्राचीन भारत ਦੀ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਐਕੂਰੇਟ ਆ। ਇਹ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ज्योतिष को बोल रहा है भाई, ज्योतिष को साथी बोल रहा है ये एक्यूरेट है संसार ने। वो हम सुनेंगे ये क्या बोलता है। पहले ही ये बोलता है इसको ठीक साबित करने के लिए दलीलें क्या देता है। पहले दलीलें सुन लें फिर इसका हम जवाब देंगे। पहले दलील सुन लें इसकी क्या बोलता है। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा जो लोग डिनायल मोड पे रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मेरा क्या मानना है कि अगर कोई भी इंसान बोल रहा है, अगर वो नॉलेजेबल है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, ऐसे नहीं कोई बोलता। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे कि कुछ नहीं होता, ये बेकार है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का। बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से गालियां दी जा रही है। काफी वीडियोस वायरल। मजाक भाई साइंस का तो कभी नहीं उड़ा। साइंस का मजाक तो कभी किसी ने नहीं उड़ाया। अगर साइंस का कोई मजाक उड़ाता है, बोलता है ऐसे कैसे हो जाएगा, तो जो विज्ञानी है वो करके दिखा देता है। आओ भाई हमारे लैब में आओ, हम जो कर बोलते हैं वो कर भी दिखाते हैं। इसका मजाक तो इसीलिए उठता है ना क्योंकि साइंस नहीं है, विज्ञान नहीं है, इसीलिए इसका मजाक उठता है। ये इसको गुस्सा आता है मजाक उड़ने से ही। आगे सुनिए क्या कहते हैं। काफी कुछ हुए। मैं आपको कुछ चीजें आज बताऊंगा, जान के आप हैरान हो जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया की सबसे एक्यूरेट साइंस है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये तक बता देगा कि तुम किस समय पे कहां पे होगे, तुमने किस कलर की शर्ट या टी शर्ट पहनी है। लो जी, कितना बड़ा दावा कर दिया भाई। एक जो ज्योतिषी है वो बता सकता आपको आप कहाँ हो, कौन रंग की टी शर्ट पहनी है और कौन। तो भारत में तो भाई सरकार भी उन्हीं की चल रही है और सरकार में अनेका ऐसे भगौड़े हैं जो पैसा लेकर के भाग गए, कुछ क्राइम करके भाग गए, कुछ कौन कहाँ बैठा है। ज्योतिषियों से पूछ लीजिए, ज्योतिषी बता देंगे। अग्निहोत्री जी इसका विभाग बनवा दो। विभाग तो वैसे ही बना हुआ है उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी मानते हैं। उनकी मदद करो इससे चोर देखने के लिए, खोजने के लिए, और जो क्राइम होता है क्राइम को
जो क्राइम करते हैं उनको खोजने के लिए पुलिस की बहुत बड़ी आप मदद कर सकते हैं। करो भाई ज़रूर। हाँ जी, आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं। सिंपल, ये इतनी एक्यूरेट साइंस है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले समझिए, सिंपल फिजिक्स, ये ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ्स, मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें, फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस ज्योग्राफी, ये इन तीनों को आप मिला दीजिए, और प्लस एस्ट्रोनॉमी, यस एब्सोल्युटली, प्लस एस्ट्रोनॉमी इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। ये होती है एस्ट्रोलॉजी। भयानक भयानक, बहुत एक्यूरेट साइंस। देखो जी, मैथ्स भी इसमें ले आए, फिजिक्स भी इससे में ले आए ये साथी, ज्योग्राफी भी ले आए हैं, और एस्ट्रोलॉजी भी बीच में जोड़ लिया। चारों का जोड़ बता दिया और चारों को एक्यूरेट साइंस बता दिया इसने, साथी ने। आगे सुनिए क्या बोलते हैं। इतनी एक्यूरेट साइंस। अब होता क्या है ना कि जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हो तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत मुश्किल काम है, ये नहीं कर सकते हम लोग दोस्तों। यस, बहुत बहुत दिमाग लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस के अंदर कैलकुलेशंस, उसके अंदर कैलकुलेशन है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ठीक है, और मैं ये देखता हूं कि बिना पढ़े आप कुछ भी बोल रहे हो, ये बहुत ही गलत है। ये आपकी अज्ञानता को दर्शाता है कि आपने पढ़ा नहीं किसी इतने बड़े विज्ञान, या मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं। मैंने तो अग्निहोत्री जी आपको बोला कि मैंने इसकी शिक्षा लिया भाई, आपको प्रश्न किया 10, आज प्रश्न किए को भी मुझे 1 हफ्ता हो गया। मैंने आपको भेज दिया, मैसेंजर पर भेज भी दिया सभी कुछ, और आपके व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज दिया। आपने देख भी लिया, आपने सुन भी लिया, उसमें मैं आपको बेनती भी किया था, वो भी आपने सुन लिया, लेकिन आपका कोई रिप्लाई नहीं आया। आप इसको एक्यूरेट साइंस बताते हो। हमारी जो तर्कशील सोसाइटी पंजाब, हम इसको, हम नहीं, विज्ञान जो वैज्ञानिक विचारधारा के साथी हैं वो इसको विज्ञान नहीं मानते, अवैज्ञानिक मानते हैं। अगर इतना ही बड़ा इसमें दम है तो भाई मैदान में तो आइए। आगे सुनिए जी क्या बोलते हैं, आगे सुनते हैं। कि आप बिना पढ़े जो टिप्पणियां कर रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत है, हम इसका भ्रम तोड़ते हैं। सबसे पहले तो आर्यभट्ट कौन थे, हम सबको पता है ना, उन्होंने पूरे सोलर सिस्टम को ही बता दिया था। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। वराहमिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे। ऋषि मुनि हमारे कौन होते थे? मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। लो जी, जो ब्राह्मेहर की बात करता है ना, आर्यभट्ट ने ही ग्रंथ लिखा था एक 5वीं सदी में आर्यभट्टम। उस ग्रंथ में उसने बोल दिया था कि जो धरती है ये कितनी कला चलती है और कितना चलती है, सूरज के द्वाले कैसे घूमती है, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टम ग्रंथ में बता दिया था। लेकिन ब्राह्मेहर, जिसको ये पितामह बोलता है ज्योतिष का, उसने आर्यभट्टम की वह कही हुई बात के विपरीत क्या कहा था। उसने कहा था अगर आर्यभट्टम बोलता है कि धरती घूमती है, तो धरती जब घूमती है तो पंछी घोंसलों में नहीं जा सकेंगे, नीचे से धरती घूम जाएगी। और जो फ्लैग है, झंडा है, जो फ्लैग, वो एक साइड ही पश्चिम की ओर ही घूमेगा, क्योंकि पूर्व की ओर जा रही है धरती, पश्चिम की ओर ही घूमेगा। ये ब्राह्मेहर बोलता था। अब तीसरी का बच्चे को भी पता गोल है और घूमती है, लेकिन इसके पितामह ने बहुत विरोध किया। फिर जब इसका विरोध पूरा आर्यभट्टम का वो कहा हुआ कथन फिर भी उसके गले की फांस बन गया, तो ब्राह्मणवाद का जो असली इसका ढंग है उसको दबान, जैसे बुद्ध धर्म या दूसरे धर्मों में इसने छेड़छाड़ करके उसको ख़त्म किया, तो इसने आर्यभट्टम के नाम का, एक आर्यभट्ट के नाम का और ग्रंथ लिख डाला। वो जो बनौटी ग्रंथ था वो ज़्यादा गिनती में छपवा करके ले आए और आर्यभट्टम के असली ग्रंथ को पासे कर दिया। अग्निहोत्री जी, ये भी वापरा है। हाँ, मैंने ज्योतिष का एक्सरे किताब लिखी है, उसमें ये दिया हुआ दोनों पंक्तियाँ, जो आर्यभट्टम की और ब्राह्मेहर की। आगे सुनते हैं जी क्या बोलते हैं आगे। आज इंपॉर्टेंट देखिए, पहले तो मैं ये लेक्चर जो है मैं किसी को डेडिकेट करना चाहूँगा। मैं देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आजकल फर्जी बाबा बहुत आ गए हैं, उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। आप इनसे दूर रहें, फर्जी बाबाओं से दूर रहें। एस्ट्रोलॉजी क्या है पता है क्या है? वो आपसे कभी पैसे लेगा ही नहीं।
जो असली पंडित है वो आपको मिलेंगे नहीं यहां पे, वो पता नहीं कहां बैठे हो। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। जिनके पास असली ज्ञान है वो कहीं हिमालय पे बैठे होंगे, उनको इन सबसे मतलब ही नहीं है। जो बहुत ही प्रचंड विद्वान है ना, वो आपके सामने कभी आएगा ही नहीं। वो शांति से अपने ध्यान साधना में लो जी, जो हम बोलते हैं उसका जवाब इसने दे दिया कि वो तो आते ही नहीं, यहाँ पैसा ही नहीं मांगते और आते भी नहीं। वो भाई उसकी जो फ़िलॉसफी है, उसकी फ़िलॉसफी का तो गल पकड़ लिया लोगों ने, क्वेश्चन करने लगे हैं। बे उत्तर देने के लिए भी नहीं आते। उत्तर देने के लिए तो आए, उस फ़िलॉसफी को बचाने के लिए तो आए, उसको सच्चा साबित करने के लिए तो आए। कभी नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो मालूम है, उनको जो इसके जितना ज़्यादा इसने शिक्षा इसकी ले ली, उसको तो मालूम है इसमें कोई फ्रॉड है, उसको भी मालूम है। अग्निहोत्री अभी नया नया इसने सीखा है और नया नया किसी ज्योतिषी ने गुमराह किया तो बोलता है कि इसमें बहुत कुछ है। हाँ, आगे सुनिए जी क्या बोलता है। नहीं होगा, और जिनके पास कुछ नहीं है वो आके आपको ज्ञान दे जाएंगे, वो पैसे बना जाएंगे। और ये बहुत गलत है। भगवान बुद्ध जो है वो पता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तब उनको फिर भाई, अब देखिए हिंदुइज्म में कुछ और है, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि तब उनको जाके रेवोल्यूशन होता है, डिवाइन रेवोल्यूशन हुआ। जैसे हिंदुइज्म में भगवान ब्रह्म ने स्वयं आए, उनको बताया कि बेटा तुमको जाके बताना है लोगों को, वो परेशान है, तुम बताओ। अगर तुम ही अपने हथियार डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने यहां पे जो देखिए, एक तो मेरे सचिन आत्रे जो मेरे दोस्त है, बहुत जबरदस्त दोस्त है, पीएचडी है उनकी एस्ट्रोलॉजी में। एक तो मैं, लेकिन जो दूसरी है यस, शी इज अ लेडी। मैंने, वो प्रचंड विद्वान है, ठीक है, मतलब उन्होंने अपना नाम भी बताने से मना किया है और शायद मालूम भी नहीं है कि वो ज्योतिष है, बट मैंने कहा कि मैं इस लेक्चर में आपका नाम लूंगा जरूर। हाँ भाई, पहले जो इसने बात की थी उसके विपरीत चला गया, उसके विरोध में चला गया। पहले आपकी कही हुई बात में ये बोलता था कि वो तो बैठे हैं पहाड़ों की ओर, वो तो कभी आते ही नहीं, कभी इधर ही नहीं आते। अब दो विद्वान हैं जो इनको मिल भी गया, दो विद्वान ज्योतिष का मिल गया, एक विद्वान और एक विद्वानन है, दोनों मिल गए हैं। और आगे उसके बारे में क्या बोलता आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं सबके सब? बढ़िया। सबसे पहले मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा, जो डिनायल मूड मना किया है और शायद मालूम भी नहीं है कि वो ज्योतिष है, बट मैंने कहा कि मैं इस लेक्चर में आपका नाम लूंगा जरूर, ठीक है। तो एक तरीके से गुरु है वो, और वो इतनी विद्वान है, इतनी प्रचंड विद्वान है कि वो एग्जैक्ट बता देती है कि इंसान के इस समय क्या हुआ होगा। अब वो बता कैसे नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होती है। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट साइंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइंस है, और ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। हम बताएं तो जी, सुन लिया इनकी जो बदवान बीबी है उसके बारे में बता रहा है। और बदवान बीबी को भी हमारी बेनती है, भाई बदवान बीबी अपनी फ़िलॉसफी को बचाओ। और एक सोसाइटी जो आपका पूर्ण विरोध कर रही है, सारी सोसाइटी जीरो हो जाएगी, विरोध करने बिल्कुल बाखड़ी होगी, क्योंकि उसने करोड़ रुपया नाम रखा हुआ है। अगर जब आपने करोड़ रुपया नाम भी जीता, और कल्ला जीतने का, पैसे का नहीं, पैसे तो अगर तो ये बोलते हैं पैसे की तो उसको ज़रूरत ही नहीं ज़रूरत तो भाई जो विरोध करते हैं उसको, विरोध को हटाने का, उसको अपने रास्ते से हटाने का तो सही तरीका यही है ना, उसको हरा दो। जो उसने प्रश्न किया है उसके उत्तर दे दो, उसको हरा दो, और सदा के लिए आपका विरोध ख़त्म। और कितनी आपके फॉलोइंग बढ़ेंगी ये तो आप जानते हैं। आगे देखिए जी क्या बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप बोल सकते हो। मान लो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोल रहा हूं हद, फस, कट, आज से 2000 साल पहले। अब वेस्टर्न ने उसका नाम चेंज कर दिया, तो क्या वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा? मैं सिद्धांत अग्निहोत्री, अगर आप मुझे गब्बर बोलो उससे कोई फायदा नहीं, नेचर वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि पुराने जमानों में जो टर्मिनोलॉजीज थे वो डिफरेंट थे, आज के जमानों में नाम अलग हो गए हैं। बट हमको ये लगता है कि उस समय तो ये बोला जाता था, कोई भगवान का नाम दे दिया, कोई देवता का नाम दे दिया तो बेकार है वो सब। ऐसा नहीं है। आपका कण कण एक ब्रह्मांड है, और यही फंडामेंटल्स एस्ट्रोलॉजी का,
आप पंच महाभूतों से बने हो जो कि पूरे यूनिवर्स में फैले हैं। साइंस के अगर कंटेक्स्ट में देखो तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से आप बने हो। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही तो है कि वही जो गैसेस है पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वो जाके उस यूनिवर्स में चले गए उसी रेशियो में, राइट? तो लो जी, अब तो अग्निहोत्री जी ने आपको ब्रह्म में लीन होने का फार्मूला भी बता दिया, ज्योतिष में से ही कैसे ब्रह्म में कैसे लीन होना। भाई भक्ति करो ना करो, ब्रह्म में लीन तो हो ही जाना, फिर सब ने चले ही जाना वहाँ। ये चीज आपको समझनी है कि किसी भी अगर कोई साइंस है तो पहले तो आप उसके बारे में पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद ही कोई टिप्पणी करें। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी आप पढ़िए या आप इसको मानिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं भाई। अब ऐसे वेदर फोरकास्टिंग क्या है, वो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वेदर के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। अब मैं लो जी, मौसम विभाग पे भी आ गया ये। मौसम विभाग और ज्योतिषी बताते हैं। अब तो भाई तीसरी क्लास का बच्चा भी देख लेता मोबाइल से कितने दिन में कितना मींह पड़ेगा और कब पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा, कितने 10 रोज़ का पहले ही लगा देते हैं, महीने का भी लगा देते हैं पहले ही। अब तो विज्ञान ने तरक्की कर ली है, विज्ञान सब कुछ बताने लगा, लेकिन बताया तो पहले भी जाता था। उसका अनुमान क्या था कि इनको पता था कौन से नक्षत्र में जब चंद्रमा आ जाएगा तब बारिश का समय होगा। ये इसको ज़रूर मालूम था, क्योंकि पहले ये थे अपना असल चे खगोल विज्ञान था, पुरातन खगोल विज्ञान था। ज्योतिष तो इसमें से पैदा हुआ, खगोल विज्ञान में से ज्योतिष पैदा हुआ। जब इनको मालूम पड़ गया कि हमारे पास ही सब कुछ पूछने आते हैं, तो इसने एक हाथ जेब में डाल लिया और वही जो खगोल विज्ञान था उसको ज्योतिष बना दिया। और वही ग्रह, जिस ग्रहों के बारे में इन्होंने खगोल विज्ञानियों ने खोजा था कौन सा किधर को जा रहा था, इन्होंने हमारे पीछे छोड़ दिए। यही तो वापरा, सब कुछ वापर गया पीछे। इसमें फर्जी पंडितों के बारे में भी नहीं बोल रहा हूं कि जो आएंगे चैनल पे बैठेंगे ये कह देंगे, वो हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि देखिए प्रेडिक्शंस है, कभी सही होती है, पॉसिबिलिटी है, कभी नहीं होती है। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे भी आप अपनी विल पावर से ग्रह नक्षत्रों के मूवमेंट को बदल। पहले तो आप बोल गए हैं अग्निहोत्री जी 95%, दूसरे साथी ने भी बोला था 95% ठीक होती है। अब बोलते हैं कभी ठीक होती है कभी नहीं होती। चलो आगे सुनते हैं जी क्या बोलते हैं। सकते हो अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी, मतलब वो सबसे सुप्रीम लेवल होता है जब आपके सारे चक्र जाग जाते हैं। हर एक एक सेल में बिग बैंग होता है, ठीक है। मीराबाई अंतर ध्यान हो गई थी, 100 मिल रहे हैं, वही आपके अंदर भी है। पानी जो है, पानी तत्व, जैसे हमारी जो 60 से 70% बॉडी पानी से ही बनी है। अब पानी, चांद जो है वो पानी को प्रभावित करता है, और ऐसे ही आपके शरीर में भी चंद्र जो है वो पानी को प्रभावित करेगा। समझ रहे हो? तो ये हर एक चीज किस तरीके से कनेक्शन बना रही है, एक डिवाइन बॉडी कैसे कनेक्शन बना रही है। आपको लग रहा है कि वो इतनी दूर है, भाई सूरज इतनी दूर है, लेकिन लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूर पे है, 2.5 करोड़ किलोमीटर की दूर, लेकिन उसके बावजूद सूरज, आज इतनी गर्मी हो रही है कि हम क्लाइमेट, खैर वो तो इंसानों ने देख लीजिए भाई, शरीर के पानी को कैसे चंद्रमा और उसके साथ जोड़ता है, प्लैनेट्स के साथ, और प्लैनेट्स को ही भगवान बता रहा है। वह यही इसका जो पहाड़ा पढ़ने का ज्योतिषियों का मंतव्य है ना, यही मंतव्य है। हमको ऐसा एक पहाड़ा पढ़ करके सुनाएंगे कि हमें वो साइंस विज्ञान जापने लगता है कि साइंस है, ये तो एक्यूरेट है। लेकिन जब इसको अंदर से देखते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल इसको, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है। क्योंकि मैंने इसकी शिक्षा ली है, शिक्षा ली करके मुझे मालूम पड़ा है इनकी आपस में जो ज्योतिषी है उनकी भी एक दूसरे की समझ नहीं रलती, वो भी एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है। अब जो इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, जिस सॉफ्टवेयर के को हम कंप्यूटर में डाल करके हम कुंडली बनाते हैं, उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर पड़ जाता है। कोई बोलता है काल सर्प जोगी हो, कोई बोलता है नहीं है, कोई बोलता है मंगलिक जोग आपके, कोई बोलता है नहीं है। ये भी आपस में इनका पड़ जाता फ़र्क बहुत। आगे बोलिए, देखिए जी क्या बोलता आगे क्या, लेकिन फिर भी वो गर्मी की वजह से हम झेल नहीं पा रहे हैं, तो उसका प्रभाव तुमको यहाँ पे भी दिख रहा है। आपने दिमाग नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपके पास दिमाग नहीं है ना दिमाग, क्योंकि आप महसूस कर रहे हो। ये समझो इस बात को। तो एस्ट्रोलॉजी में ये पूरा एक बड़े सर्कल में बांटा है पूरे ब्रह्मांड को,
अब हर एक सर्कल देखिए, अभी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से चलूंगा। अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर और लेक्चर्स इस पे बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ी सी और कुंडली देखना आपको बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन मुझे भी अभी नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल बच्चा हूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। जो भी मैंने यहाँ पे बता रहा हूं वो मैं वही, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, उन्हीं गुरु माता से मैंने बोला है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये तुम बता दो। इसके ज्यादा मैं समझ भी नहीं पाया उससे, और मैं कुछ नहीं, ये पहले तो अग्निहोत्री जी बोलते हैं बहुत ज़्यादा इसको डूंघाई से पढ़ना पड़ता है, बीच में कैलकुलेशन, बीच में कैलकुलेशन और बीच में कैलकुलेशन जोर दे के बोलते हैं। अब बोलते हैं कि मेरी माता ने मुझे बता दिया, जैसे हम दूध पीते बच्चे अपनी माता से पूछ सीख लेते हैं, भाषा सीख लेते हैं, ऐसे ही मेरी माता ने मुझे बता दिया, लेकिन मैं नाम नहीं उसका लूँगा। ये दुकान तो नहीं भाई बदली करना चाहता, ये दुकान इसका चलता है, कितना चलता मुझे मालूम नहीं। दुकान ना बदली करना चाहता हो, ज्योतिषी ना बनना चाहता हो, क्योंकि ज्योतिष में कमाई आपको मालूम है एक तरफा होती है, कोई खर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं है, सिर्फ कमाई ही कमाई है। आइए जी आगे बोलता है क्या, सुनिए। मैं नहीं कह रहा हूं, बस इतना आप समझिए, ठीक है। ये 360 डिग्री का एक पूरा का पूरा सर्कल है ना, और इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, और यही आपकी राशि है जिनको हम स्टार साइन कहते हैं ना, यही इसी को ही हम 12 राशियां कहते हैं। अब देखिए 360 डिग्री को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट जो है वो कितने का बनेगा, वो 30 डिग्री का बनेगा। तो अब तो ज्योतिष को समझाने लगा, इसका ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि मैंने एक पूरा इस पर 1 घंटा और 12 मिनट की वीडियो मैंने उस सुरजीत दौदर जो हमारा चैनल है उसके ऊपर डाल रखी है। उसमें मैंने इनसे ज़्यादा बारीकी से समझाया हुआ है, कैसे बनता है, क्या बात है, कौन ग्रह कैसे काम करता, सभी उसमें दिया हुआ है। सो ये तो हम छोड़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है जाकर में गया तो वो देखा जाता है कि जब आप पैदा हुए थे तो कौन सी दशाएं चल रही थी, वो कंडीशंस आपके लिए कैसी हैं, उसी हिसाब से प्रेडिक्शंस की जाती हैं। और प्रेडिक्शंस में भी ये देखिए, मैथ्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, मैथ्स प्रोबेबिलिटी है भाई, 0 और 1 या तो होगा या नहीं होगा, इसी के बीच में सब कुछ होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो प्लैनेट्स को भी बदल देते हैं। हाँ होता है ऐसा, लेकिन ऐसा बहुत ही मतलब ये इनको हम कहते हैं महर्षि, ऐसे लोगों को, या महाज्ञानी। लो जी, अग्निहोत्री जी ने बता दिया, महर्षि और महाज्ञानी हैं जो, वो ग्रह की स्थिति को भी बदल सकते हैं भाई। सुन लीजिए इनसे, देखा, क्योंकि इसने तो सूरज भी ग्रह माना है और चंद्रमा भी ग्रह ही माना है। सूरज को भी धक्का दे देंगे वह, और चंद्रमा को भी धक्का, चंद्रमा तो नज़दीक का दे ही देंगे, जब सबसे बड़े और गर्म को दे सकते हैं। तो सुन लीजिए भाई आगे क्या ज्ञान डालते हैं। याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताओ, जिनके पास ज्ञान होगा ना वो कभी भी तुमको बोलेंगे ही नहीं, उनको इन सबसे मतलब ही नहीं, सब बहुत तुच्छ लगता है। जो बहुत अपनी पढ़ाई कर रहा है, समझ लो उसके अंदर फंडामेंटल बहुत दिक्कतें हैं। जो महाज्ञानी हो गए, योगानंदा परमहंसा ने कभी क्या डींगे हाकी क्या कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, नहीं। स्वामी विवेकानंद से अपनी टीचिंग्स दी, ठीक है, किसी को भी आप देख लो उठा के। तो एक चीज आपको समझनी है कि ये साइंस बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अंतरदशा होती है, इसमें महादशाएं चलती हैं, फिक्स होती है। ज्योतिष विद्या में एक आयु 120 साल की मानी गई है, ठीक है, और वो फिक्स टाइम पीरियड जो है वो निकाला गया। और आप देख लीजिएगा, जो एस्ट्रोनॉमी में टाइम पीरियड है वो 2000 साल पहले दे दिया गया था, एग्जैक्ट टाइम पीरियड यही होता है। अब डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में भी मॉडर्नाइजेशन लगातार होता रहा, क्योंकि अभी भी ये देखिए क्या है ना कि अभी बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमारे चले गए, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जो एक अच्छा पंडित, जो प्रचंड विद्वान, वो काफी कुछ आपके बारे में बता सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। लो जी, अच्छा जो अच्छा ही नहीं मिलता ना फिर अग्निहोत्री जी, अच्छा आपको तो मिल गया, आप टकरा दीजिए भाई, ले आइए एक फिलॉसफी को जो टक्कर दे रहे हैं कुछ लोग, उसको जीरो करो, उसका ख़त्म करो विरोध जो करते हैं, और आपकी चल पड़ेगा अपना स्कूल से ज़्यादा, आपकी जो दुकान चलाना चाहते हैं ज़्यादा चलेगी, इससे कितना और ज़्यादा बढ़ जाएगा कारोबार आपका। आइए मैदान में आइए भाई अग्निहोत्री जी, मैदान में आइए। सो ये तो है साथियों इन दोनों का ज्ञान। मैंने दोनों के बारे में ही क्यों लिखा है, क्यों बोला है, क्यों आपके तक ये वीडियो बना करके लाया हूँ,
उसका कारण ये है कि रोज़ ही आम चैनल्स पर जो इनका टाइम मूल्य लिया हुआ होता है उसमें तो ज्योतिषी बैठते ही बैठते हैं, बहुत बहस करते हैं एक दूसरे से, हमको रोज़ विषय बताते हैं। लेकिन ये दोनों का लाने का कारण ये था कि ये तो एक स्कूल चलाते हैं, अग्निहोत्री सिद्धांत अग्निहोत्री तो एक स्कूल चलाते हैं। वो स्कूल चलाते हैं IPS और PPS जो अफसर बनते हैं उसको शिक्षा देने का स्कूल है। कैसे अफसर और कैसे वो पैदा करेगा, कौन कूड़ कबाड़ बना करके भेजेगा इस समाज में, और वो अफसर ही जब एक बहमी हो गए, जो ज्योतिष को मानने वाले हो गए, तो समाज का क्या सुधार करेंगे भाई। वैज्ञानिक बुद्धि वाली चाहिए हमें, क्या अवैज्ञानिक अफसर चाहिए। इसी मैंने वो जो 4 PM पर टक्कर लिया, 4 PM का भी यही है। मुझे जो 4 PM के अजय शर्मा जी है उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पत्रकारी की है, और जोगी के राज में एकदम रवीश कुमार बांग खड़ करके पत्रकारी की है। लेकिन वो ज्योतिष को बीच में ले आए, इसलिए उस पर गुस्सा आया कि एक तो तुम पत्रकारी करते हो पूरा अड़ खड़ के, और फिर तो भाई ज्योतिषी जब सब कुछ कर सकता तो फिर ज्योतिषी से ही तो ले लो सारा काम। फिर क्यों तुम वो जोगी को या दूसरे भारतीय जनता पार्टी को या दूसरे को करते हो। गुरुओं को कुछ ना कुछ दक्षिणा जो बोलते हैं दे के, तो राजीव नारायण शर्मा जी से ही सारा भविष्य तय कर लीजिए, फिर तो वो कर ही देगा, क्योंकि दक्षिणा दे करके तो उसको मोड़ा ही जा सकता ना। दक्षिणा दे के तो जो ग्रह की कोई टेढ़ी निगाह हुई है, टेढ़ा ध्यान हुआ उसको बदला तो जा ही सकता है। सो साथियों, ध्यान इसी बात का रखिए कि ये सभी लुटेरे हैं, बिल्कुल अवैज्ञानिक है ज्योतिष। अगर आप ज्योतिष का एक्सरे किताब, मेरी पंजाबी में छपी हुई किताब है और हिंदी में छपाने जा रहा हूँ, अगर आप पंजाबी पढ़ना जानते हो तो मुझे वो ज्योतिष का एक्सरे किताब मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 174 36 156 इस पर आप मैसेज कर दें व्हाट्सएप पर, मैं आपको किताब भेज सकता हूँ, पढ़ सकते हो। आपका बहुत धन्यवाद सारे साथियों का जो आपने टाइम दिया। और एक बेनती ज़रूर मान लीजिए, जो मैंने ये बातें आपसे की हैं इनको ज़रूर शर्मा जी और अग्निहोत्री तक पहुँचा दीजिए। बद से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करना, ये मेरी एक बेनती मान लीजिए। सब्सक्राइब्स आपकी मर्ज़ी है करना, क्योंकि अगर अच्छा लगता बातें तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नहीं तो शेयर ज़रूर कर दीजिए आगे। ये मेरी बेनती मान लेना। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।